मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी कर रही थी, जिससे कि मैं प्यार करती थी। अचानक से एक गुंडा टाइप लड़का हाथों में बंदूक लेकर मंडप पर आया और सभी को धमकाकर बंदूक की नोक पर मुझसे शादी कर ली। मैंने विरोध किया तो कहा, तुम्हारे माँ पापा को जान से मार दूंगा। अब वह मुझसे शादी करके मुझे अपने घर पर ले आया। मैं एकदम से डर गई और कुछ ना बोल पाई, और फिर शादी की रात ही पूरे बिस्तर पर खून फैल चुका था। मैं दर्द के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी और धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। और फिर उस दरिंदे ने मुझे रात भर, मेरा नाम आरती है और मेरी शादी एक ऐसे गुंडे के साथ हो गई जिसने मेरी दुनिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा नसीब अब मुझे कहाँ लेकर जाएगा, और मुझे एक जरा भी अंदाजा नहीं था कि काव्या से दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी और काव्या की दोस्ती मुझे इस तरह से दो राहों पे लाकर खड़ी कर देगी। काव्या हमारे मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की थी। वह देखने में सुंदर और काफी समझदार थी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मोहल्ले की कोई भी लड़कियां उसके साथ दोस्ती नहीं करती थी। वह बेचारी हमेशा गुमसुम गुमसुम उदास रहती थी। मुझे इस मोहल्ले में आए कुछ ही दिन हुए थे, क्योंकि पहले हम लोग किसी और मोहल्ले में रहते थे, परंतु पापा का ऑफिस वहां से काफी दूर था। इसलिए अब हम लोगों ने इस मोहल्ले में रेंट पर घर ले लिया था, और यहाँ से पापा की ऑफिस बहुत ही नजदीक थी। नए नए मोहल्ले में आने के कारण मेरा यहाँ पर किसी से कोई भी जान पहचान नहीं था, और ना ही मेरी कोई दोस्त थी। इसलिए मैंने काव्या से दोस्ती कर ली, और अब मेरा उसके घर पर आना जाना अक्सर होता ही रहता था। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी, मैं जब भी उसके घर पर जाती थी वह मुझे बाहर बरामदे में ही बैठाकर मुझसे बात कर लेती थी। कभी भी उसने मुझे घर के अंदर नहीं बुलाया, और जब मैं कहती थी कि चलो घर के अंदर चलकर गप्पे मारते हैं, तो वह कहती थी नहीं, अभी टाइम नहीं है, और अगर कभी तुम्हें घर के अंदर आना भी होगा तो तुम मेरे पीछे वाले दरवाजे से आना, सामने के दरवाजे से बिल्कुल मत आना। मुझे तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आती थी। आखिर भला उसके घर में क्या था कि मैं उसके पीछे वाले दरवाजे से उसके घर के अंदर जाऊं। फिर मैंने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि कभी कोई काम होता था तभी मैं काव्या के घर जाती थी, नहीं तो काव्या को अपने घर पर ही बुला लेती थी। और फिर दिन पर दिन हमारी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। मैं अपने माँ पापा की इकलौती और लाडली बेटी थी। मेरी और कोई भी भाई बहन नहीं थे, बल्कि मैं अकेले ही थी। इसलिए मम्मी पापा मुझे बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी की थी, और अब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अब मम्मी पापा चाहने लगे कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मम्मी पापा नहीं चाहते थे कभी किसी तरह की कोई बात हो जाए। पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और जवान लड़की है, इसलिए जल्द से जल्द शादी हो जाना ही सही रहेगा। मेरी शादी की जल्दीबाजी मेरे माँ पापा को इसलिए और भी थी, क्योंकि मैं हद से ज्यादा खूबसूरत थी, और माँ पापा चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर चली जाऊं, क्योंकि आजकल के जमाने में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। और मैं भी अपने माँ पापा की बात को एग्री करती थी। मुझे भी शादी करने में कोई ऐतराज नहीं था, और अब मेरे लिए जोर शोर से रिश्ता ढूंढा जा रहा था। और फिर उसी वक्त मेरे कॉलेज के एक दोस्त जिसका नाम अमन था, उसका रिश्ता मेरे लिए आ गया था, क्योंकि हम दोनों कॉलेज में एक ही साथ पढ़ाई करते थे, और अब हम दोनों की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, और यह बात कुछ हद तक सही भी थी। मुझे अमन अच्छा लगता था, वह देखने में भी खूबसूरत और स्मार्ट था। मैं मन ही मन उससे प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपना रिश्ता आज हमारे घर पर भेजा था। हाँ, यह बात अलग थी कि हम लोग कॉलेज में एक दूसरे के सामने ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन हम दोनों की आंखों जो एक दूसरे के साथ इशारा करती थी वह हम दोनों को बखूबी समझ में आता था। हम दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन अमन ने कभी भी अपनी हद पार नहीं की थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था मैं किस टाइप की लड़की हूँ। क्योंकि मुझे लड़कों से दोस्ती करना जरा भी पसंद नहीं था, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। परंतु अमन को जब भी मैं देखती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। कॉलेज में तो और भी बहुत सारे लड़के थे, लेकिन किसी को देखकर मेरे अंदर वह जज्बात नहीं उठता था जो मुझे अमन को देखकर आता था। और कहीं ना कहीं अमन भी मुझसे बहुत ही प्यार करता था। वह कहता तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के इशारे मुझे सब कुछ कह देती थी। और आज जैसे ही अमन का रिश्ता मेरे लिए आया था, माँ पापा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें एक बार भी अमन पसंद आ गया, क्योंकि वह मेरे कॉलेज में पढ़ता था और मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए पापा और मम्मी इस रिश्ते के लिए निश्चिंत थे। लड़के में भी कोई भी कमी नहीं थी, सो पापा और मम्मी दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, और फिर हमारी शादी की तारीख तय हो गई। अब मैं अपनी आंखों में हजारों सपने लिए उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं अमन की दुल्हन बनूंगी,
और कब वह मेरे सपनों को पूरा करेगा। मैं बेचैन थी अमन के नाम का सिंदूर पहनने को, मंगलसूत्र पहनने को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक से मेरी जिंदगी कौन सा मोड़ पर जाने वाली है, जो कि मेरी जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। मैं इन सभी चीजों से बिल्कुल अनजान आज अमन की दुल्हन बनकर मंडप पर बैठी थी और आज मेरी अमन के साथ शादी हो रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और बार बार अमन की तरफ देख रही थी। अमन भी मुझे देख रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, चारों तरफ खुशी वाला माहौल था और मैं तो हद से ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज मेरी उससे शादी हो रही थी जिससे कि मैंने कभी प्यार किया था। अब अमन थोड़ी ही देर में मेरे माथे में सिंदूर लगाने ही वाले थे और हमारी शादी कंप्लीट ही होने वाली थी। अचानक से उसी वक्त मंडप पर एक आदमी आया जो कि लंबा चौड़ा और हैंडसम था, लेकिन उसके हाथों में पिस्टल लहरा रही थी। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे कि मैं पहले इसे कभी देखा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने इसे कहाँ पर देखा था। उसके हाथ में पिस्टल था और सभी लोग उसे पिस्टल को देखकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वह आदमी काफी गुस्से में था और आते ही कहने लगा, मुझे सभी लोग जग्गू दादा के नाम से जानते हैं। और उसके नाम सुनकर ही मुझे ऐसा लगने लगा कि यह किस टाइप का आदमी है और उसके पास वह सारी चीज मौजूद थी जिससे कि वह किसी को भी डरा सकता था। और अब जैसे मंडप पर आया, सबसे पहले उसने मेरी शादी रुकवाई और पंडित जी को कहने लगा, आरती की शादी किसी और से नहीं हो सकती, बल्कि इसकी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी, क्योंकि मैं आरती से प्यार करता हूँ और इसे पसंद करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं एकदम से हक्का बक्का होकर उसके तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगी। माँ पापा भी यह बात सुनकर एकदम से डर गए, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही शरीफ लोग थे। हम लोगों को किसी के भी साथ किसी भी बात पर लेकर कभी भी लड़ाई नहीं हुआ था। हम लोगों का समाज में इज्जत था, लेकिन आज मंडप पर आकर कोई इस तरह से मेरे बारे में कह रहा था तो फिर स्वाभाविक था। माँ पापा के साथ साथ अब मैं भी काफी डर गई थी। फिर वह आदमी मेरे होने वाले पति अमन को कहने लगा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अपनी जान से मोहब्बत है तो यह शादी छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यह सुनते ही अमन डर के मारे हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि अमन इस जग्गू दादा से मुझे बचाएगा, लेकिन यह क्या, वह तो खुद ही थर थर कांप रहा था। मैं तो सिर्फ अमन को आंखें फाड़े देख रही थी। फिर उसने अपने गले में पड़ी वरमाला को उतार कर साइड में रखा और अपने मम्मी पापा के साथ जल्द से जल्द वहां से भागा और जाते हुए कहने लगा, नहीं, मुझे बिना मौत के नहीं मरना है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो फिर तुम जैसी लड़कियां मुझे और भी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई। मुझे उससे इस तरह के जवाब का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। मुझे तो लगा था कि वह मुझे इस गुंडे से बचाएगा, क्योंकि असली पति तो वही होता है जो कि अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर बचाता है, उसकी इज्जत की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ पर तो सभी कुछ उल्टा था और अब अमन जा चुका था और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपनी बंदूक की नोक पर मेरे साथ शादी कर ली। मैं यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने मेरे माँ पापा के ऊपर बंदूक तान दिए थे और जिस कारण अपने माँ पापा की जिंदगी को बचाने के लिए ना चाहते हुए मुझे यह शादी करनी पड़ी। क्योंकि अगर उन शादी के लिए ना कहते तो फिर अभी के अभी तुम्हारे माँ पापा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। और फिर माँ पापा की जान बचाने के लिए मैंने यह शादी कर ली और अब मेरी जग्गू से शादी हो गई थी। शादी हो जाने के बाद वो मेरे माँ पापा से कहने लगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और एक जरा भी चिंता मत करिए। अब आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं बहुत ही प्यार से रखूंगा और इसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और उसने माँ पापा से यह भी कहा कि मैं आपकी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वक्त आने पर मैं आपकी बेटी के लिए जान भी दे सकता हूँ। और हाँ, मैं बहुत ही बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का बहुत ही बड़ा मकान है और मुझे पता है कि आपकी बेटी आने वाले समय में मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी और मैं भी आपकी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी बेटी मेरी बहन काव्या की सहेली है और मैं जैसे मैंने उसके मुंह से काव्या का नाम सुना मेरे तो होश ही उड़ गए
और मुझे याद आ गया कि मैं इस आदमी को कहाँ पर देखा था। मैं जब भी काव्या के घर जाती थी तो 2-3 बार मैंने इसे दूर से देखा था। यह मेरी तरफ अक्सर ही गौर से देखा करता था, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। और आज यही आदमी मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आया था। इस बार मैंने काव्या की तरफ देखा। वह काफी देर से चुप थी, लेकिन परेशान लग रही थी। लेकिन मुझे काव्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मेरे आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने बहुत ही नफरत भरी नजरों से काव्या की तरफ देखा और उसे कहा, काव्या, मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ गई। उसने मुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप से नीचे जमीन की ओर देखती रही। लेकिन उसकी नजरों से साफ साफ पता चल रहा था अभी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन मैं तो हद से ज्यादा उदास थी और मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि अमन ने मुझे धोखा दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मुसीबत आते ही मुझे छोड़कर अपने माँ पापा के साथ भाग गया। जबकि एक पति का फर्ज होता है वह अपनी पत्नी का हर मुसीबत में साथ दे। वैसे तो हम दोनों पति पत्नी बन ही चुके थे, सिर्फ अमन मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहना पाया था और उससे पहले भी ये सब कुछ हो गया। अब मेरे दिल में अमन के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। परंतु मैं इस चक्कू के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने भरी मंडप में मेरे माँ पापा की इंसल्ट की थी। उनके ऊपर बंदूक तान कर जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। इसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। वह मुझे बंदूक की नोक पर शादी करके और विदा करके अपने साथ लेकर घर जा रहा था। यह छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मैं हंसी खुशी उसके साथ विदा हो जाती और अपनी नई जिंदगी के सपने सजाने लगती। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था और अब मैंने मन ही मन सोच लिया था मुझे क्या करना है। जब मैं विदा हो रही थी तो मेरे माँ पापा रो रहे थे। उनके आंसू देखकर मेरा मन और भी विचलित हो गया, क्योंकि मैं अपने माँ पापा के आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकती थी। उन्हें यूं इस तरह रोता देखकर मुझे बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ही मजबूर था और अपने माँ पापा को खुश करने की खातिर मैंने अपने आंखों से आंसू साफ किया और उन्हें तसल्ली दी। माँ, जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब जग्गू से मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए अब आप लोग खुद को संभालो। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और यह कहकर मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। मेरे मन में तो जग्गू के लिए बेपनाह नफरत महसूस हो रही थी। और फिर मुझे जग्गू के कमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरी दोस्त काव्या कमरे में आई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने उसे हाथ से इशारे से चुप करवा दिया और कहा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और अगर तुम चाहती हो मुझे पहले ही यह सब बता सकती थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारे भाई के दिल में मुझे लेकर क्या चल रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। और अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारा भाई एक गुंडा है, मवाली है। और भला गुंडा व मवाली के भाई के बहन के साथ कोई क्यों दोस्ती रखे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करके अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरे मन में जो जो आ रहा था मैं काव्या को सुनाई जा रही थी। फिर काव्या मुझे कहने लगी, मुझे माफ कर दो। भाई ने 2 से 3 बार मुझे कहा था कि तुम उसे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी दोस्त से प्यार करता हूँ। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब मैंने एक जरा भी भाई को नहीं बताया कि आज तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि मैं जानती थी तुम मेरे भाई के प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। फिर मैंने काव्या को कहा, अच्छा तुम डबल गेम खेल रही हो। एक तरफ तो तुमने भाई को खुश भी कर रही थी और दूसरी तरफ मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी गुंडी के साथ होगी। और अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन काव्या कमरे से नहीं गई, बल्कि मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आरती, तुम तो मुझे बहुत ही मानती थी। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें मेरे बिना चैन नहीं आता था। याद करो जब एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि काव्या, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों सारी जिंदगी साथ साथ रहें, हम दोनों की कोई भी अलग न कर पाए। उसके इस बात पर मैंने काव्या को बहुत ही गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो क्या? अभी के अभी यहाँ से जाओ। हाँ, मैं मानती हूँ कि कभी मैंने तुम्हें अपने दिल की बेस्ट फ्रेंड माना था और मैं चाहती थी कि हम दोनों की दोस्ती आगे चलकर यूं ही बनी रहे, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं। मैं तो तुम्हें हमेशा अपना सच्चा दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरे पीठ पर छुरा घोंप दिया, जिसका दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने उसे सारी बातें बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर कही थी और मेरे इस तरह चिल्लाने से वह इतना डर गई कि वहां से तुरंत ही चली गई। उसे समझ में आ गया था कि मैं इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की मूड में नहीं हूँ और अब मेरे दिमाग में जो चल रहा था और मैंने जो सोचा था मुझे वही करना था।
फिर थोड़ी ही देर के बाद जग्गू कमरे में आया तो मैंने उसे इतनी खूंखार भरी नजरों से देखा, लेकिन उसने एक पल में ही अपनी नजरें चुरा ली। मैं बिल्कुल भी दुल्हन की तरह बैठकर उसका इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे सर पर घूंघट भी नहीं था। मैंने ज्वेलरी, चूड़ियां सभी कुछ उतार कर पूरे कमरे में इधर से उधर फेंक दिया था। कमरे का माहौल तो वैसा ही बनाया गया था तो जैसे कि शादी की पहली रात का होता है। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में आ गया हूँ। आरती, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे घर पर अपना रिश्ता भेजना चाहता था, लेकिन हर बार काव्या मुझे रोक लेती थी। मुझे तो एक जरा भी पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन अचानक से ना जाने कैसे मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया और फिर मेरा दिमाग एकदम से पागल वाला हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ दुनिया में शायद ही कोई किसी से उतना प्यार करता होगा। और फिर फौरन तुमसे शादी करने के लिए मैं मंडप पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जमाने भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा, लेकिन जो कुछ मैंने किया है, जिस तरीके से तुम्हें अपनाया है, बस मेरी इस गलती को तुम माफ कर दो। कहते कहते वह मेरे करीब आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर देखते ही देखते मैंने अपने हाथों की नस काट ली थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं कमजोर थी और उससे लड़ नहीं सकती थी और न ही यहाँ से भाग सकती थी। इसलिए मैंने विदाई के वक्त ही अपने आप को खत्म कर लेने का ही फैसला मन ही मन में कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वह इंसान मेरे करीब आने के बारे में सोचेगा, उसी वक्त मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। और मैं वही किया। जैसे ही जग्गू मेरे करीब आया, मैंने मौका देखकर अपने हाथों की नस को काट लिया। नस काटते ही मेरे हाथों से लगातार खून बहने लगे और जब जग्गू ने यह देखा तो वो पूरी तरह से घबरा गया और चिल्लाने लगा और मुझे कहने लगा, यह तुमने क्या किया? मैंने भी चिल्लाते हुए उसे कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी कभी नहीं बिताऊंगी। तुम जिस तरह से मुझे लेकर आए हो उस तरह कभी भी कोई लड़की की घर नहीं बसती है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं पलके बिछाकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी? अब मेरी हालत खून निकलने के कारण बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। मुझे ठीक से अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी कलाई से बहुत ही ज्यादा खून आने लगा और उस खून के कारण पूरा चादर लाल लाल हो चुका था। फिर उसी वक्त चक्कू ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरी कलाई पर बांध दिया। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना हाथ उससे छुड़ा लूं, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी जान भी नहीं बची थी कि मैं उसका मुकाबला कर सकती। और फिर मैं बेहोश हो गई। जग्गू मुझे तुरंत अस्पताल ले गया और फिर डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिस कारण से मेरी जान बच गई। लेकिन मैं तो मर जाना चाहती थी, परंतु पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि मेरी जिंदगी बच गई। फिर कुछ घंटों के बाद ही जग्गू मुझे घर पर ले आया। अभी भी मैं बेहोशी की हालत में ही थी, लेकिन खतरे से बाहर थी और चल ना पाने के कारण जग्गू मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर पर लाया था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। शायद मेरे शरीर से खून बहुत ही ज्यादा बाहर गया था और थोड़ी बहुत दवाइयों का भी असर था। वह पूरी रात मेरे पास बैठा रहा और डॉक्टर ने जिस तरह से मुझे दवाइयां देने के लिए कहा था, जग्गू बिल्कुल उसी तरह सारी रात मेरे पास बैठकर मेरा केयर कर रहा था। फिर न जाने कब सुबह हुई और मुझे होश आ गया और मैं जग्गू को अपने इतने करीब इस तरह से देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि वह वहीं पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ था और उसके एक हाथ ने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह पूरी रात जाग रहा था और अभी अभी बैठे उसकी आंखें लग गई थी। उस आदमी को अपने सामने देखकर एक बार फिर से नफरत की तेज लहर मेरे अंदर उठती हुई महसूस हुई। मेरा जी चाह रहा था कि एक बार फिर से मैं ऐसा कुछ कर लूं, इस बार मेरी जान शरीर से ही निकल जाए। मुझे अपनी जिंदगी से एक जरा भी प्यार नहीं रहा था। मैं जल्दी से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और उठने लगी। वह भी होश में आ गया और आंखें खोलते ही कहने लगा, आरती, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? भगवान ने हम पर बहुत ही कृपा की है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर तो कह रहे थे कहीं तुम कोमा में न चली जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही देर से बेहोश थी और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था। प्लीज आरती, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है यह सब तुमने मेरे कारण किया है, लेकिन अब भगवान के लिए दोबारा कभी भी ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। दोबारा मुझ पर इतना जुल्म मत करना।
उसने मेरी कलाई को अपनी आंखों से लगा लिया और रोने लगा। पता नहीं क्यों पर मैंने अपना हाथ आज उसे पीछे नहीं हटाया। थोड़ी देर बाद कमरे में काव्या आ गई तो वह भी जग्गू से कहने लगा, अपनी भाभी का ध्यान रखना, और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। शक्ल से काव्या भी परेशान लग रही थी, जैसी सारी रात जागती रही हो। उसने कहा, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यह सब कुछ कर बैठोगी। अपने आप को क्यों मारना चाहती हो? मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है, उसे एक बार आजमा कर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मैंने कहा कि मैं जिंदा ही क्यों हूं? तो वो कहने लगी, भाई इतना बुरा इंसान नहीं है। हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। बापूजी ने लोगों से बहुत ज्यादा कर्ज लिया था। वह लोग रोज हमारे घर आते थे और हमें धमकाते थे। एक दिन भाई ने उन पर हाथ उठा दिया और उसको धक्का दे दिया, लेकिन वह आदमी अपने पीछे पड़ी ईंट पर ढेर पर गिरा और एक नुकीला पत्थर उसके सर में लग गया तो उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। मेरा भाई उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। हम लोग काफी डर गए क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत हम लोगों के सर पर आ गई थी। किसी भी वक्त पुलिस आकर भाई को पकड़ सकती थी। और फिर उसी वक्त एक आदमी ने हमारी मदद की और भाई को अपने साथ रख लिया। वह मेरे भाई से गलत काम करवाता था, गरीबों के ऊपर जुल्म करवाता था और मेरे भाई को ये सब करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरा भाई ने उसका साथ छोड़ दिया और वह खुद ही अपने बलबूते पर हर गरीबों की मदद करता है। हाँ, उसका काम करने का तरीका गलत है, लेकिन वह बुरा इंसान नहीं है। वह उन लोगों से बदला लेता है जो गरीबों का हक मार कर बैठा होता है। तुम्हें बताओ, क्या मेरा भाई गलत कर रहा है? लेकिन दुनिया वालों को तो बात बनाने का मौका चाहिए। वह तो अच्छे भले आदमी को भी बदनाम कर देते हैं और इसी कारण से मेरा भाई बदनाम हो गया। लेकिन वह तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुम्हें अपना बनाने के लिए ताकत का सहारा लिया। अगर वह तुमसे बंदूक की नोक पर शादी ना करता तो फिर क्या करता? मेरा भाई तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। पहले ही मैंने भाई को तुमसे दूर करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मुझे पता है भाई तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना जी नहीं पाते, इसलिए उसने तुमसे इस तरह से शादी की। और तुम्हें क्या पता कि रात को भाई तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे। एक मिनट भी नहीं सोए थे, खाना भी नहीं खाया और तुम्हारे पास ही रात भर बैठे रहे, जैसे उसकी ही जान निकल गई हो। लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरा भाई क्या चीज है। काव्या की बातें सुनकर मैंने उससे कहा, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारा भाई क्या चीज है, क्योंकि गलत काम हमेशा गलत ही होता है। गलत काम के पीछे कभी कोई वजह नहीं होती है। और अगर उसने मुझसे प्यार किया था तो ये जरूरी तो नहीं था कि मुझे भी उससे प्यार हो ही जाएगा। मुझे अमन पसंद था और मैं उसे ही प्यार करती थी। काव्या कहने लगी, वही अमन जो तुम्हें मुसीबत में छोड़ देकर और एक धमकी पर ही अपने माँ बाप को लेकर मंडप से भाग गया। उसके साथ तुम्हारी क्या जिंदगी होती? वह तो कभी भी तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग जाता। वह एक डरपोक आदमी था, लेकिन मेरा भाई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हें यह समझ में आ जाएगी। फिर यह कहकर काव्या कमरे से बाहर चली गई और मैं चुपचाप से यूं ही बैठी रही। फिर करीब 2 घंटे के बाद जग्गू कमरे में आया। मैं तो पहले से ही गुस्से में कमरे में बैठी थी। जब जग्गू कमरे में आया तो उसके हाथों में तंदूरी पनीर टिक्का था और वह बहुत ही सारा सामान खाने पीने का लेकर आया था। उसने मुझसे पूछा, क्या अभी तक भूख नहीं लगी है? यह कहकर वह टेबल पर खाना लगाने लगा। फिर उसने मुझे पूछा, अच्छा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम्हारे लिए वही सब लेकर आया हूँ। मैंने कहा कि क्यों, पहले मुझे खिलाओगे उसके बाद वसूल करोगे? पूरा दिन तो तुम कमरे में नहीं आए थे और रात होते ही तुम कमरे में आए हो। अगर मेरा इतना ही ख्याल था तो पूरा दिन कहाँ थे? तो वह हैरान होकर मुझे देखने लगा। उसने कहा कि तुम आराम कर रही थी इसलिए मैं बाहर था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा इतनी ही मेरी चिंता थी तो अब क्यों आए हो? कमरे में जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम क्या चाह रहे हो, लेकिन तुम जो चाह रहे हो वो कभी भी नहीं हो सकता है। तुमने मुझसे शादी किया है इसलिए मेरे इस शरीर को हासिल करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, तुम मेरे तन को तो हासिल कर लोगे लेकिन मेरे मन को कभी भी नहीं जीत पाओगे। तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो लेकिन मेरे इस दिल के दरवाजों को कभी नहीं खोल सकते हो। यह कहते हुए मैंने अपना दुपट्टा अपने गले से उतार कर फेंक दिया और उसे कहा, लो कर लो अपनी मर्जी पूरी, क्योंकि मुझे पता है मैं कमजोर सी लड़की हूँ और तुम जैसे बदमाश लड़के का मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी जान ही ले सकती हूँ और वह भी मैं लेकर देख चुकी हूँ। लेकिन शायद भगवान ने मेरी इच्छा भी पूरी नहीं की। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक वह हैरत भरी नजरों से सिर्फ मुझे देखता रहा और फिर जमीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर मेरे कंधों पर लाकर फैला दिया। फिर बड़ी ही प्यार से मुझे बेड पर बैठाया और कहने लगा, आरती
जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह चीज देने के लिए आया था क्योंकि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इस कमरे में रहूं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन बस तुम गुस्सा मत करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्यार करता हूँ तुमसे और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पल दो पल का साथ नहीं है हमारा, पूरे 7 जन्मों का साथ चाहिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें यह बात जल्द से जल्द समझ में आ जाए। इतना कहकर वह वहां से चला गया और मैं हैरान रह गई थी क्योंकि जैसा मैं सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जग्गू ने मेरे साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं की। हालांकि वह चाहता तो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता था, फिर मैं उसकी पत्नी थी। वह जबरदस्ती मुझसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। 2 दिन हो गए तो वह कमरे में नहीं आया था। मुझे वक्त पर खाना, जूस, दवाइयाँ वगैरह टाइम पर भिजवा देता, लेकिन खुद कमरे में नहीं आता था। रोज मेरे कमरे में नए फूल लगवाता था। जिस कमरे में मैं रह रही थी उस कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी एलसीडी भी लगवाई गई थी ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। काव्या के साथ भी मेरी बातचीत अब शुरू हो गई थी। आज मेरे माँ पापा मुझसे मिलने के लिए आए थे। जग्गू खुद उनको लेने गया था। जब मेरे माँ पापा आए तब उन लोगों को जग्गू ने बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ बैठाया। अपने माँ पापा को इस घर में इतना इज्जत और सम्मान देखकर मैं दंग रह गई। फिर मेरे माँ पापा कहने लगे लड़का बुरा नहीं है, और फिर आजकल के जमाने में इंसान को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने बीवी बच्चों के लिए सारे जमाने से लड़कर उनके लिए खुशियां छीन सके। अमन जैसा नहीं जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मंडप से भाग गया। बेटा, अब हमें यह बात कहते हुए बुरा नहीं लगता है कि भगवान ने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा हमसफर दिया है। इतनी इज्जत तो हमारी कभी अमन ने भी नहीं की जितनी इज्जत इस जग्गू ने किया। इसको माफ कर दो और उसके साथ एक अच्छी खुश भरी जिंदगी जियो। इसके साथ कभी भी बुरा मत करना और अपने साथ भी दोबारा ऐसी गलत हरकत मत करना। फिर 2 दिन बाद मुझे पापा ने फोन करके बताया कि मेरी एक जगह पैसे अटके हुए थे। तुम्हें तो पता है कि पिछले 2 साल से हम लोग कितना परेशान थे। वकील की फीस भर भर के हम परेशान हो गए थे, लेकिन ना जाने जग्गू ने ऐसा क्या किया, वह आदमी खुद सारे पैसे लेकर हमारे दरवाजे पर आ गया, हमसे माफी मांगा और फिर पैसे देते हुए कहने लगा था अगर कोई और काम हो तो बताना, मैं वो भी कर दूंगा। पता नहीं जग्गू ने ये सब कैसे किया, लेकिन बेटा हमारी इतनी बड़ी समस्या उसने हल कर दिया। वह बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी मिला है जो पूरी जिंदगी तुम्हारा सुरक्षा करेगा और तुम्हारी इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने देगा। मेरे पापा बहुत ही खुश थे। काव्या भी मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। फिर मैं सोचने लगी अगर मेरी शादी अमन से हो जाती तो क्या मुझे ऐसा घर मिल पाता। अमन की तो 4 बहनें थी और सबकी सब बदतमीज थी। उसकी माँ भी ऐसी ही थी, शादी पर अच्छी अच्छी बातें करती थी और फिर उसने हमसे पूरे 5 लाख मांगे थे, तब जाकर रिश्ता तय हुआ था। मेरे पापा ने वह पैसे कर्ज पर ही उठाए थे, तभी तो पापा पैसों के लिए परेशान थे। लेकिन यहाँ पर जग्गू मेरा बहुत ही ख्याल रखता था, मेरे माँ पापा का भी बहुत ही ध्यान रखता था। उधर काव्या भी दिन रात मेरी सेवा करती रहती थी, भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती थी। शायद मुझे ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलता। मैं ये सोचते सोचते सो गई जब मुझे रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पाँव के पास बैठा है। पहले तो मैं डर गई, लेकिन जब मैंने देखा तो कोई नहीं बल्कि वह तो जग्गू था। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहने लगा बस मेरा दिल नहीं माना कि चाहा तुम्हारी एक झलक देख लूं, इसलिए तुम्हें देखने के लिए चला आया। तुम सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए यही नीचे तुम्हारे पास बैठ गया। मैंने कहा लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना मेरे कमरे में मत आना। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ, नजरें चुरा कर कहा मैंने तुम्हें जगाया नहीं बल्कि तुम्हें चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वह कहता है मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। और फिर इतना कहकर वह वहां से वापस चला गया और मैं कुछ भी ना कह पाई थी। उसके बाद अब मैं भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अपने माँ पापा के घर भी गई थी, जग्गू ही मुझे लेकर गया था। मेरे माँ पापा बहुत ही खुश थे। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि कभी कभी कोई इंसान हमें इसलिए भी अच्छा लगने लगता है, वह हमारे अपनों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। वह हमसे जुड़े हुए रिश्तों को बहुत ही ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी बातों का एहसास करता था। वह हमारी शादी को 2 महीने हो गए थे, उसने वाकई मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। अगर वह बुरा इंसान होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता, बल्कि अपना हक समझकर मेरे साथ जबरदस्ती अपना हक वसूल करता। मेरे दिल में भी अब उसके लिए प्यार पनपने लगा था, वह मुझे अपना लगने लगा था।
यह कैसा प्यार था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचा करती थी। ना चाहते हुए मेरा दिल उसकी एक झलक देखने के लिए बेकरार रहता था। अब मेरा दिल कमरे के अंदर नहीं लगता था। मैं उसे छुप छुप कर देखा करती थी, और कभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैं चाहती थी कि अब मैं उसे बोलूं कि अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे उसके सामने करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो उसे हमेशा ही ना जाने कितना भला बुरा कहा था। अब मैं किस मुंह से उसे कहती, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मैं उससे कहना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं कह पा रही थी। मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि यह बहुत ही आसान है, लेकिन मैं डर जाती थी और अपने आप को पीछे खींच लेती थी। एक दिन वह खुद ही मेरे कमरे में चला आया और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगा। मैं काफी ठीक हो चुकी थी, लेकिन मैंने झूठ मूठ कह दिया। मेरे हाथों में अभी भी दर्द होता है जहां मैंने नस काटी थी। कहते कहते मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बेचैन होकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथों को देखने लगा। लेकिन मैं धीरे धीरे उसके और भी करीब हो गई थी, इतनी करीब कि मेरी सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी। उसने एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। शायद वह सब कुछ समझ चुका था। मैंने एक नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्यार था, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिल गई हो। वह कहने लगा, सच में आरती, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने सर को हाँ में हिला दिया। मेरे इशारा देखकर उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरी मोहब्बत को अपना लिया। कुछ देर बाद उसने मुझे खुद से अलग कर दिया और मैं तो शर्म के मारे अपनी निगाहें नहीं उठा पा रही थी। मुझे यूं शर्माता देखकर जग्गू जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने आंख उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आई थी। इतनी शायद मैंने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। फिर मैं उसके गले लग गई और उसे कहा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं समाज की आंखों से देख रही थी। मैंने यह नहीं देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मैं पागल न जाने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ जाती करती रही। फिर वह भी कहने लगा, मैंने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर हम दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगे। फिर मैंने कहा कि हाँ, माफ कर दिया, बस अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। कहने लगा, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं रात को वापस आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया और जाते जाते अचानक पलटकर मुझे कहने लगा, रात को आ जाऊं ना? मैंने कहा, हाँ आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, और अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे कमरे में। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। लेकिन जब वह चला गया तो मेरी आंखों में एक अलग सी खुशी और चमक थी। शादी तो हम दोनों की पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज मैंने दिल से उसे अपनाया था। मैंने काव्या से भी माफी मांगी, क्योंकि मैंने उसे भी बहुत ही बातें सुनाई थी। उसने मुझे एक ही पल में माफ कर दिया। लेकिन रात के 11 बज गए थे और जग्गू अभी तक वापस नहीं आया था। अब तो मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। मैंने काव्या से पूछा तो वह शरारत से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने भाई की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। उसकी बातों पर मैं भी हंसती। फिर वह कहने लगी, कुछ देर इंतजार कर लो, बस तुम्हें भाई के पास ही पहुंचा दूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काव्या की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद काव्या मेरे कमरे में आई थी। मुझे एक मैरून रंग का लहंगा देते हुए कहने लगी, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, भाई ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। उस मैरून रंग के लहंगे को देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी। मेरी आंखें शर्म से खुद ब खुद झुक गई थी। मुझे काव्या के सामने शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज हमारी सुहागरात थी। मुझे मुश्किलों में देखकर काव्या कहने लगी, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आज तुम दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। काव्या ने मुझे तैयार कर दिया और फिर मुझे ले जाकर जग्गू के कमरे में छोड़ दिया। मैं अंदर गई तो दंग रह गई, क्योंकि पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। सामने जग्गू खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, आपने शादी की पहली रात को स्पेशल बनाना चाहता था, और उसने स्पेशल बनाया भी था। पूरा कमरा फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। अब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठाया और मेरी आंखों में प्यार भरी नजरों से देखने लगा, और मैं भी उसकी आंखों को देख रही थी कि आज उसकी आंखों में मोहब्बत को पा लेने का नशा था।
उसने मुंह दिखाई में प्यारी सी चैन मेरे गले में पहनाई थी और मेरे हाथों को चूमकर मुझसे वादा किया था कि जिंदगी में तुम्हें इतनी खुशियां दूंगी कि तुम्हारा दामन कम पड़ जाएगा। और अब मैं भी जाकर उसके सीने से लग गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान हमारे आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देना। वाकई में जग्गू ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल गई और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि वाकई भगवान ने जग्गू के रूप में मुझे बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया है, जो कि मेरे साथ साथ मेरे माँ पापा को भी बहुत ही इज्जत और सम्मान देता है। मेरे माँ पापा कहते हैं भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया था, लेकिन जग्गू के रूप में भगवान ने मुझे बेटा भी दे दिया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।